Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel MediBill Pro. So today we are going to start our next lecture. This lecture is number 18 in medical billing and coding basic course. So in this lecture we are just going to discuss what are denials and what are their solutions. So in this lecture I will let you know guys what kind of a denials can be occurred while submitting claims to insurances and what are their best solutions. So we will just discuss the top denials in this lecture. So let's start this lecture. Here we go. So what is a denial? A denial refers to the rejection or refusal by an insurance company or a payer to pay for a healthcare claim submitted by a healthcare provider. Means जब भी कोई healthcare provider कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता है और उसके अंदर कोई भी किसी किस्म का जब एरर आता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस एरर की वजह से उस क्लेम को रिजेक्ट कर देती है, उस क्लेम को डिनाई कर देती है। ठीक है। When a denial occurs, it means that the insurance company has found issues. मीन्स जब भी कोई डिनाइल आता है तो इसका मतलब यही है कि उसके अंदर क्लेम के अंदर कोई भी इश्यूज थे। लाइक किस किस्म के इश्यूज हो सकते हैं? डिस्क्रिपेंसीज और एरर्स इन द सबमिटेड क्लेम प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम बीइंग प्रोसेस्ड एंड पेड एज इनिशियली सबमिटेड। जब भी शुरुआत के अंदर कोई भी क्लेम सबमिट होता है सो उसके अंदर कोई भी एरर्स हो सकते हैं। लाइक देयर कुड बी अ demographic error, there could be a CPT error, there could be a ICD code error। ठीक है, इस तरह के कोड्स के एरर हो सकते हैं, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई एरर हो सकता है। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड अ डिनायल। ठीक है, सो लेट्स सी नेक्स्ट व्हाट वी हैव। देयर कुड बी फ्यू रीजंस ऑफ डिनायल्स। मींस क्या ऐसी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से डिनायल्स आते हैं। I have just mentioned few denial reasons over here. So the first reason is incorrect or incomplete information. This could involve errors in a patient's demographics, insurance information, diagnosis codes, procedure codes, और मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन। मीन्स इनकरेक्ट और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन में क्या चीज़ें आ सकती हैं कि हाँ भी पेशेंट की कोई भी डेमोग्राफिक के अंदर कोई जो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड की है क्लेम के अंदर वो गलत हो सकती है। इंश्योरेंस इन्फॉर्मेशन जो थी, इंश्योरेंस की आईडी गलत है, इंश्योरेंस का नेम गलत है, सो ये गलत हो सकता है। डायग्नोसिस कोड्स जो हमने प्रोवाइड किए हैं क्लेम के अंदर वो गलत हो सकते हैं। प्रोसीजर कोड मीन्स कोई भी सीपीटी कोड था तो वो गलत हो सकता है, मीन्स वो कंपेटिबल नहीं था। ठीक है, जो डायग्नोस किया गया था उसके कंपेटिबल होना चाहिए उस सीपीटी कोड को, वो कंपेटिबल नहीं था, ये इशू हो सकता है। और मिसिंग डॉक्यूमेंटेशन मीन्स कोई मेडिकल रिकॉर्ड्स चाहिए थे जिनकी वजह से ये कि वो सर्विसेज जो थी जो प्रोवाइडर ने रेंडर की थी उनको परफॉर्म करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी थी जो कि डॉक्यूमेंटेशन क्लेम के साथ अटैच नहीं थी। दैट्स वाई द इंश्योरेंस हैज़ डिनाइड दैट क्लेम। Okay, so the next reason is coverage issues. The patient's insurance plan may not cover the specific service or treatment, or the patient may not be eligible for the benefits on the date of service। इसके दो रीजंस हो सकती हैं कि एक तो ये है कि वो जो सर्विस प्रोवाइड की गई है वो पेशेंट्स के इंश्योरेंस प्लान के अंदर इंक्लूड ही नहीं थी। मीन्स जो उसने प्लान परचेज किया था, ठीक है, उसके अंदर वो जो बेनिफिट्स थे या जो सर्विसेज डॉक्टर ने रेंडर की हैं वो उसके प्लान के अंदर थी ही नहीं। दैट्स वाई इंश्योरेंस हैज़ डिक्लाइंड और रिजेक्टेड द क्लेम। ठीक है, और दूसरी रीज़न क्या हो सकती है कि हाँ भी उस डेट ऑफ सर्विस के ऊपर जिस दिन वो प्रोसीजर परफॉर्म किया गया था उस डेट के ऊपर वो पेशेंट इन एलिजिबल था विद दैट इंश्योरेंस। ठीक है, सो दीज कुड बी टू रीजंस फॉर द कवरेज इश्यूज। Next is authorization or referral issues. Some services require pre-authorization or a referral from primary care physician and denials can occur if these requirements are not met। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है कि यहाँ भी अथोराइजेशन कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसके लिए इंश्योरेंस की अथोराइजेशन लेना लाजमी होता है। ठीक है, जब वो अथोराइजेशन नहीं होती दैट्स वाई इंश्योरेंस कंपनी इज़ गोइंग टू डिनाई आर रिजेक्टिंग योर क्लेम। ठीक है, सो जब तक ये है कि वो इंश्योरेंस आपके पास अथोराइजेशन कोड नहीं होगा अवेलेबल, ठीक है, तो देन इंश्योरेंस इज नॉट गोइंग टू पे फॉर द सर्विस विच यू हैव रेंडर्ड। ओके, एंड इंश्योरेंस इज जस्ट क्लियरली गोइंग टू डिनाई दैट क्लेम। So this was the third reason. So let's see, next reason is timely filing limits. Insurance companies often have deadlines for submitting claims, timely filing limits, and if a claim is submitted after this period, it may be denied। काफ़ी सारी इंश्योरेंसेस ऐसी हैं जिनके एक स्पेसिफिक डेडलाइन होती है कि हाँ भी आपने 30 डेज़ के अंदर, 60 डेज़ के अंदर, 90 डेज़ के अंदर, 180 डेज़ के अंदर क्लेम को सबमिट करना है। लाइक ठीक है, जब कोई क्लेम उस डेट के बाद सबमिट होता है देन इंश्योरेंस इज क्लियरली गोइंग टू डिनाई दैट क्लेम कि हाँ भी आप लोगों को जब हमने क्लियरली गाइडलाइंस दी हैं कि हाँ भी आप लोगों को ये क्लेम इस ड्यूरेशन के अंदर सबमिट करना है, अगर आप लोग इस ड्यूरेशन के अंदर सबमिट नहीं करते देन वी आर गोइंग टू रिजेक्टिंग योर क्लेम्स। ठीक है, सो ये भी एक रीज़न हो सकती है डिनाइल की। Next reason is coding errors. Errors in coding such as using incorrect current procedural terminology, CPD codes, or International Classification of Disease, ICD codes can lead to denials.
तो जब भी कोई कोडिंग का एरर होगा तो उससे भी साफ जाहिर है कि हाँ भी इंश्योरेंस ने उस क्लेम को पे नहीं करना, इंश्योरेंस विल क्लियरली एंड डायरेक्टली विल गो टू द डिनायल, मीन्स वो उस क्लेम को डिनाई कर देंगे, ठीक है। और पॉलिसी वायलेशंस ऑफ द पेयर्स policies and guidelines such as billing for the services that are not medical necessary or not following contractual agreements can result in denials। अच्छा, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, उनकी अगर जब वायलेशन होती है, लाइक ये कि हाँ भी कोई स्पेसिफिक सर्विसेज थी कि हाँ भी ये स्पेसिफिक जो प्रोवाइडर है ये परफॉर्म नहीं कर सकता, अगर वो सर्विसेज दी जाती हैं, ठीक है, और ऊपर से एक और रीज़न हो सकती है कि हाँ भी ये मेडिकली नेसेसरी नहीं थी, आपने कोई ऐसी सर्जरी परफॉर्म की है या फिर कोई ऐसा प्रोसीजर परफॉर्म किया है किसी प्रोवाइडर ने कि हाँ भी जो कि मेडिकली वो नेसेसिटी नहीं रखता था, उसकी मेडिकल नेसेसिटी नहीं थी, ठीक है, देन इंश्योरेंस कंपनी को जब वो क्लेम सेंड किया जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी विल डिनाई दैट क्लेम, ठीक है। ये पॉलिसी वायलेशन हो जाएगी कि हाँ भी पॉलिसी, उस पॉलिसी के अंदर हमने क्लियरली बताया हुआ है कि इंश्योरेंस ने कि हाँ भी ये वाली जो सर्विसेज हैं ये परफॉर्म नहीं हो सकती, ये मेडिकल नेसेसिटी नहीं है, इनके अंदर मेडिकल नेसेसिटी नहीं है, तो आप लोग ये परफॉर्म नहीं कर सकते। खैर, एंड ये जब ये डिनाइल आता है देन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स, हम मेडिकल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करते हैं और उसकी बताते हैं कि हाँ भी दिस वाज द रीज़न बिकॉज दिस सर्विसेज वर रेंडर्ड, ठीक है। उनको फिर यकीन दिलाया जाता है विद द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स कि हाँ भी ये सर्विस लाजमी ज़रूरी थी, कि हाँ भी इस टाइम पे ये प्रोसीजर करना लाजमी था, अदरवाइज़ कोई लाइक ये है कि सपोज करें कि हाँ भी किसी पेशेंट का सैंपल आया है, ठीक है, अगर हम उसकी ऑथराइजेशन लेने चले जाएं या उसके लिए कोई और प्रोसीजर करने चले जाएं, तब तक ये है कि वो जो सैंपल है वो डिके हो जाएगा, डिस्पोज हो जाएगा। हमें उसके ऊपर फ़ौरन ही कुछ ऐसा काम ये है कि उसकी टेस्टिंग करनी होती है, तो टेस्टिंग कर देते हैं, बाद में ये है कि उनको फिर डॉक्यूमेंटेशन दी जाती है इंश्योरेंस कंपनी को कि हाँ भी दीज वर द रीजंस व्हाई वी हैव प्रोसेस दिस क्लेम, व्हाई वी हैव प्रोसेस दिस प्रोसीजर, ठीक है। काइंडली ये है कि इस क्लेम को आप रिव्यू करें और दोबारा इसको प्रोसेस करें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं जी क्या चीज़ है हमारे पास। What is the next reason? So the next reason is duplicate claims. Submitting the same claim more than once can lead to denials. Means ये है कि एक claim आप लोगों ने already send किया हुआ है, उसके लिए है कि फिर duplicate एक और same claim आप लोगों ने send कर दिया है, so that's going to be denied, ठीक है। बिलिंग एरर्स, मिस्टेक्स इन कैलकुलेटिंग चार्जेस और अप्लाइंग कॉन्ट्रेक्चुअल एडजस्टमेंट्स कैन रिजल्ट इन डिनायल्स। कोई भी बिलिंग के अंदर कोई एरर्स हैं, ठीक है, कोई चार्जेस की एरर्स हैं, कोई भी एक कॉन्ट्रेक्चुअल एडजस्टमेंट्स जो थी वो उसके अंदर कोई आप लोगों ने गलती की है, ठीक है, सो दिस कुड बी आल्सो रिजल्टिंग इन डिनायल्स। When a claim is denied, means जब एक claim deny होता है, it is a crucial for healthcare providers and billing staff to review the denial codes and associated explanation provided by the insurer. ओके, मीन्स जब भी कोई जाहिर सी बात है किसी भी किस्म का डिनाइल आता है बिलिंग स्टाफ के लिए या बिलिंग कंपनी के लिए, ये एक अलार्म होता है कि हाँ भी ये डिनाइल क्यों आया है, तो उससे ये भी है कि डिनाइल जो होता है उससे ये है कि वो बिलिंग कंपनी जो होती है वो सीखती है कि हाँ भी आइंदा जो भी हमने क्लेम्स सेंड करने हैं इस इंश्योरेंस के लिए स्पेसिफिक, तो उसके लिए स्पेसिफिक जो डिनाइल्स है उसको टेक केयर किया जाए, नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट क्लेम भेजा जाए उसके अंदर वो गलती दोहराई ना जाए। Okay, this information helps identify the specific issues that led to the denial. Once the issue is identified, providers can take appropriate corrective actions such as resubmitting the claim with corrected information, appealing the denial if necessary, or working with the patient to address billing or coverage issues। ठीक है, मीन्स ये है कि जब एक क्लेम के ऊपर डिनाइल आ जाता है तो उसके ऊपर जो बिलिंग कंपनी होती है वो रिव्यू करती है और कोशिश करती है कि नेक्स्ट टाइम इसके ऊपर कोई इस किस्म का एरर ना आए या इस किस्म का डिनाइल ना आए। ओके, so what are the common denial codes and what are their solutions? So I'm just going to let you know guys like what are the common denial codes in coding or in medical billing and what are their solutions. So here we go, let's start this one. So denial codes and solutions in medical billing. Denial codes are used to indicate why a claim has been rejected or denied by insurance company. Means एक insurance company ने वो claim जो हमने submit किया है उसको क्यों deny किया है। These codes helps healthcare providers understand the reasons for denial so they can take appropriate actions to correct and resubmit the claim. इससे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है कि हाँ भी अगर आप लोगों का कोई क्लेम डिनाई हो गया है तो आप लोग उसको रिव्यू करते हो, उसको फिर ये है कि करेक्ट करते हो, उसके बाद ये है कि फिर
अलर्ट हो जाते हो कि हाँ भी आइंदा इस तरीके की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई अगर कोडिंग का एरर है, कोई इन्फॉर्मेशन का एरर है, कुछ भी है, देन यू आर जस्ट गोइंग टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ अ डिनाइल। ओके, कि हाँ भी इस तरीके का फिर कोई डिनाइल ना आए। Here are some common denials codes and their solutions। तो यहाँ पर मैंने कुछ denial codes, mostly there would be 10 to 11 denial codes, ठीक है, उनके denial codes हैं, वो किस वजह से deny होते हैं और उनके solutions क्या हैं। I am just going to discuss all these over in this lecture। So the first one is denial code 18। डिनाइल कोड 18 क्या होता है? डुप्लीकेट क्लेम होता है। मीन्स जब भी कोई इंश्योरेंस आप लोगों को ईआरए भेजेगी, ईएफटी और क्या कहते हैं ईओबी भेजेगी, तो उसके अंदर वो मेंशन करेंगे कि हाँ भी ये जो हमने पेमेंट आप लोगों की डिनाई की है, व्हाई वी हैव डिनाइड दिस, एंड देन दे आर यूजिंग द डिनाइल कोड इन दैट ईआरए और ईओबी। ठीक है, वो आप लोगों को बताएं कि हाँ भी ये हम डिनाइल कोड है और ये उसकी रीज़न है कि हाँ भी ये इस वजह से हमने क्लेम आप लोगों का रिजेक्ट किया है या डिनाई किया है। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज कोड 18। दिस इज द डुप्लीकेट क्लेम। ठीक है, डुप्लीकेट क्लेम वही हमने जो ऑलरेडी पढ़ा है कि हाँ भी किसी एरर की वजह से किसी ने दोबारा क्लेम इंश्योरेंस को, सेम क्लेम इंश्योरेंस को सेंड कर दिया है, लाइक विद सेम सीपीटी, सेम डेट ऑफ सर्विस एंड सेम अदर अदर क्रीडेंशियल्स। ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सेम थी, सेम पेशेंट था। अब इसका सोल्यूशन क्या है? रिव्यू द क्लेम टू इंश्योर इट्स नॉट अ डुप्लीकेट सबमिशन। फिर आप लोगों ने उस क्लेम को रिव्यू करना है। ठीक है, जब ये आप लोगों के पास आ जाए डिनाइल, तो आप लोगों ने, जो बिलिंग कंपनीज होती हैं वो उसको रिव्यू करती हैं। ओके, कि हाँ भी ये हमने डुप्लीकेट सबमिशन तो नहीं कर दी। इफ़ इट वाज सबमिटेड इन एरर, कैंसिल द डुप्लीकेट क्लेम। अगर ये आप लोगों का ही एरर है, आपके एंड के ऊपर ही है, ठीक है, देन यू आर गोइंग टू फिक्स दैट एरर। इफ नॉट, अगर वो नहीं है, प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू जस्टिफाई द सेकंड सबमिशन। तो फिर आप लोगों ने उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन देनी है, बताना है कि हाँ भी उसको, उनको डॉक्यूमेंटेशन सेंड करनी है कि हाँ भी ये प्रीवियस क्लेम से हटके है। ठीक है, इसके अंदर जो चार्जेस यूज किए हो सकता है वो सेम हो, बट दीज आर नॉट फॉर द सेम डेट ऑफ सर्विस, आर दीज आर नॉट फॉर द सेम प्रोसीजर्स, आर दीज आर नॉट फॉर द अदर काइंड ऑफ थिंग्स। तो उसके अंदर आप लोगों ने क्लियरली उनको बताना होता है कि हाँ भी इस वजह से ये जो डिनाइल आया है ये सेम क्लेम नहीं है, ये डिफरेंट क्लेम है उसका। ओके, so this was the first denial code. The next one is denial code 96, non covered charge। ठीक है, डिनाइल कोड 96 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? नॉन कवर्ड चार्ज। इसका सोल्यूशन क्या है? चेक द पेशेंट्स इंश्योरेंस पॉलिसी टू डिटरमाइन इफ द सर्विस और प्रोसीजर इज कवर्ड। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि हाँ भी नॉन कवर्ड चार्ज मीन्स ये है कि कोई इंश्योरेंस एक क्लेम इस वजह से डिनाई कर दी कि हाँ भी वी आर नॉट गोइंग टू कवर दिस सर्विस। मीन्स ये है कि जो सर्विस परफॉर्म की गई है ये उस पेशेंट के प्लान के अंदर थी ही नहीं, सो वी आर नॉट गोइंग टू पे फॉर दिस वन। तो क्या करना होता है? चेक द पेशेंट्स इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस की पेशेंट्स की पॉलिसी चेक करनी है टू डिटरमाइन इफ द सर्विस और प्रोसीजर इज कवर्ड, कि हाँ भी वो प्रोसीजर उसकी इंश्योरेंस के कवरेज के अंदर आता है कि नहीं आता। इफ नॉट, अगर नहीं आता, इन्फॉर्म द पेशेंट, तो पेशेंट को आप लोगों ने बताना है कि हाँ भी आपको जो ये सर्विस प्रोवाइड की गई है, द इंश्योरेंस कंपनी इज नॉट गोइंग टू पे फॉर दैट एंड इंश्योरेंस कंपनी हैज डायरेक्टली डिनाइड दैट क्लेम। ओके, सो इन्फॉर्म द पेशेंट ऑफ द नॉन कवर्ड चार्ज एंड डिस्कस पेमेंट ऑप्शंस। फिर उसे डिस्कस किया जाता है कि हाँ भी सो हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस वन। सो इसकी यही होता है कि हाँ भी पेशेंट को फिर वो चार्जेस जो होते हैं वो पे करने पड़ते हैं, फिर नेगोशिएशंस होती हैं, सो इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। सो नेक्स्ट इज डिनाइल कोड 109, क्लेम नॉट पेड बाय द प्राइमरी मींस पेड बाय द पेयर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। इसके अंदर ये है कि ये जो प्रोवाइडर है, ठीक है, मींस ये जो पेयर है, दिस पेयर इज़ नॉट गोइंग टू पे फॉर दिस सर्विसेज, क्योंकि ये उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर था, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइडर की और इंश्योरेंस कंपनी कुछ नेगोशिएशंस होती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टेड रेट्स होते हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टेड उनकी सर्विसेज भी होती हैं कि हाँ भी ये उसकी सर्विसेज के अंदर नहीं आता कि हाँ भी ये प्रोवाइडर ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता था। ठीक है, सो दैट्स वाई इंश्योरेंस इज नॉट गोइंग टू पे फॉर दोज काइंड ऑफ सर्विसेज। इसका सोल्यूशन क्या है? रिव्यू द प्रोवाइडर्स कॉन्ट्रैक्ट, उस प्रोवाइडर का कॉन्ट्रैक्ट देखा जाएगा, हाँ भी प्रोवाइडर के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कौन सी सर्विसेज आती थी जो कि वो प्रोवाइडर प्रोवाइड कर सकता था किसी भी पेशेंट को, विद द पेयर टू इंश्योर कंप्लायंस। उनकी कंप्लायंस देखी जाती है कि हाँ अभी इस जो प्रोवाइडर है इसने ये जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी ये कौन कौन सी सर्विसेज थी, और इंश्योरेंस को कौन कौन सी सर्विस बताई गई कि हाँ भी ये वाली सर्विसेज परफॉर्म कर सकता है। एड्रेस एनी डिस्क्रिपेंसीज एंड रीसबमिट द क्लेम इफ नेसेसरी। तो उन चीज़ों को देखा जाता है कि हाँ भी इसके अंदर कोई नेगोशिएशंस हो सकती हैं या कोई जितने भी तजाद थे, ठीक है, कोई डिस्क्रिपेंसीज थी उसको रिमूव करके वो क्लेम दोबारा सबमिट किया जा सकता है। So next is denial code 197, प्री सर्टिफिकेशन अथोराइजेशन एब्सेंट। मीन्स ये है कि कोई ऐसी सर्विस जो प्रोवाइड की गई थी जिसके अंदर अथोराइजेशन ज़रूरी थी या प्री अथोराइजेशन सर्टिफिकेशन चाहिए थी, वो एब्सेंट है। ठीक है, कोई ऐसी सर्विस थी जिसके लिए अथोराइजेशन चाहिए थी, वो सर्विस जब एब्सेंट होती है देन इंश्योरेंस इज गोइंग टू क्लियरली डिनाई दैट क्लेम। चेक, इसका सोल्यूशन क्या है?
चेक इफ प्री ऑथराइजेशन वाज रिक्वायर्ड फॉर द सर्विस, चेक करो कि हाँ भी वो जो सर्विस प्रोवाइड की गई है उसके लिए ऑथराइजेशन आया कि ज़रूरी थी भी सही कि नहीं थी, या इंश्योरेंस की तरफ से गलती हुई है कि उन्होंने इस वजह से उस क्लेम को डिनाई कर दिया है। इफ़ इट वाज, अगर ज़रूरी थी, सबमिट द नेसेसरी ऑथराइजेशन डॉक्यूमेंटेशन एंड रीसबमिट द क्लेम, तो उनको ये है कि फिर ऑथराइजेशन उनको लाजमी सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज दे आर गोइंग टू डिनाई योर क्लेम। Okay, so this is a solution. And next we see denial code 16, claim service lacks information or has submission errors. कोड 16 क्या है, इसके अंदर ये क्लेम के अंदर या कुछ जो सर्विस परफॉर्म किया या कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो कम है, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन इंश्योरेंस को सबमिट करनी चाहिए थी वाइल सबमिटिंग द क्लेम, दैट इज लैकिंग और हैज़ सबमिशन एरर्स, और उसके अंदर कोई एरर्स हैं, लाइक ये है कि कुछ कोडिंग का एरर है, आईसीडी का एरर है, या कोई पेशेंट की डेमोग्राफी के अंदर कोई एरर है। सॉल्यूशन क्या है, रिव्यू द क्लेम फॉर मिसिंग और इनकरेक्ट information such as patient's demographics, diagnosis codes or procedure codes, correct any errors and resubmit the claim. As I have just let you know guys that there could be a different error like demographic error, सो डेमोग्राफिक एरर हो सकता है, उसके अंदर आईसीडी का एरर हो सकता है, सीपीडी का एरर हो सकता है। सो दीज काइंड ऑफ रीजंस, दीज काइंड वुड बी द रीजंस ड्यू टू द इंश्योरेंस हैज डिनाइड द क्लेम, एंड यू शुड फिक्स ऑल दीज एरर्स एंड देन रीसबमिट द क्लेम, ठीक है। सो इस मीन्स ये है कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करना होगा। कोई अगर इशू है उसके अंदर, कोई डेमोग्राफिक लाइक है कि पेशेंट की इन्फॉर्मेशन गलत है, उसके अंदर पेशेंट का जो नेम है, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम या मिडिल नेम, वो गलत है, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ हो सकता है गलत हो सकती है, ठीक है, और उसका एड्रेस तो नहीं, लेकिन ये है कि उसकी जो मेनली जो मेन इंफॉर्मेशन होती है, लाइक ये है कि उसकी नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी इंश्योरेंस आईडी, इसके अंदर कोई भी गलती है देन इंश्योरेंस इज गोइंग टू डिनाई दैट क्लेम, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सा कोड है, डिनाइल कोड नंबर 23। सो 23 क्या कोड होता है, पेमेंट एडजस्टेड बिकॉज चार्जेस हैव बीन पेड बाय अनदर पेयर, मींस पेमेंट इस वजह से एडजस्ट की गई है या नॉन पेड है, मींस पेड नहीं की गई बिकॉज चार्जेस हैव बीन पेड बाय अनदर पेयर, लाइक ये कि उसका कोई और पेयर था जिसने वो जो चार्जेस थे वो ऑलरेडी पे कर दिए हैं। ओके, सो इसका सोल्यूशन क्या है, डिटरमाइन इफ अनदर इंश्योरेंस प्रोवाइडर शुड बी द प्राइमरी पेयर, तो देखा जाता है कि हाँ भी इस जो पेशेंट की जो पॉलिसी है, मीन्स ये है कि पेशेंट की इंश्योरेंस है जो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है, तो इसकी कोई और भी प्राइमरी इंश्योरेंस लाजमी होगी जिसको ये क्लेम पे करना है पहले, ठीक है। सो हम इसके कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स देखते हैं, उसकी देखी जाती है, पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट किया जाता है या उसकी कोऑर्डिनेशन ऑफ बेनिफिट्स देखे जाते हैं कि हाँ भी आया कि इसकी कोई और प्राइमरी इंश्योरेंस है कि नहीं है, अगर इंश्योरेंस है, if so, coordinate benefits with the primary payer and resubmit the claim with correct information. फिर यह है कि वो जो क्लेम होता है जो ऑलरेडी सेकेंडरी को सेंड किया गया होता है, then we are going to fix that error and we are just going to submit the claim to the primary insurance in that way. इससे यह है कि आप लोगों का क्लेम पे हो जाएगा। Okay, so the next denial code is 29. The time limit for filing has expired. मीन्स कोई भी क्लेम आप लोगों ने सेंड किया था, ठीक है, सबमिट किया था इंश्योरेंस को, जैसे कि हमने शुरू के अंदर बताया कि हाँ भी डिनाइल की कुछ रीजंस हो सकती हैं, उसके अंदर एक रीज़न ये भी थी कि हाँ भी इंश्योरेंस का जो क्लेम हमने सेंड किया है उनकी स्पेसिफिक डेडलाइंस होती हैं कि हाँ भी 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 180 डेज, इन दिनों के अंदर आप लोगों ने क्लेम को सबमिट कर देना है। इफ़ योर क्लेम रीच्ड by these dates, then we are going to consider that claim, otherwise we are directly going to deny that claim. So solution क्या है, चेक द टाइमली फाइलिंग लिमिट्स ऑफ द पेयर, मीन्स उसकी टाइमली फाइलिंग लिमिट देखनी पड़ती है कि हाँ भी आया कि इसकी टाइमली फाइलिंग लिमिट कितनी थी, 90 डेज थी, 120 डेज थी, या 180 डेज थी। इफ़ द क्लेम इज विद इन द फाइलिंग डेडलाइन, रीसबमिट द क्लेम विद एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन। तो यह है कि अगर वो ये है कि टाइमली फाइलिंग है तो फिर आप लोग ये है कि उसके अंदर प्रूफ दे के उनको क्लियरली बता कि हाँ भी ये हमारे पास टाइमली फाइलिंग आप लोगों की लिमिट इतनी है और हम जो क्लेम सेंड करें वो इतनी डेट के बाद कर रहे हैं, तो उनको दोबारा सेंड कर दें। इफ़ नॉट, अगर वो नहीं है, कंसिडर अपीलिंग विद अ वैलिड रीज़न फॉर द डिले, तो फिर उनको बताया जाएगा कि हाँ भी आया कि ये क्लेम किस वजह से डिनाई हुआ है। आप लोग कह सकते हैं कि हाँ भी हमारे पास ऑलरेडी एक इसकी और इंश्योरेंस थी जिसको हमने ऑलरेडी सेंड किया था ये क्लेम, जिसकी वजह से पहले उसके पास प्रोसेस हुआ है, उन्होंने डिनाई किया है, देन वी हैव सबमिटेड, फिर हमें पता लगा कि हाँ भी प्राइमरी जो इनका पेयर था वो आप थे, सो अब हमने ये क्लेम आप लोगों को सेंड किया है। सो इस वजह से ये है कि ये क्लेम सेंड करने के अंदर या सबमिट करने के अंदर ये हमारे पास डिले हुआ है। ओके, सो आप लोगों को कोई और भी वैलिड रीज़न होगी तो वो आप लोगों को देनी पड़ेगी कि हाँ भी जो क्लेम सेंड किया गया है वो किस वजह से डिले हुआ है। Okay, so this is a solution of this denial. There is another denial, code 259. 259 what says, missing or incomplete invalid referring provider identifier, ठीक है, जो रेफरिंग प्रोवाइडर का आइडेंटिफायर होता है वो मिसिंग है, इनकम्प्लीट है या गलत है, इनवैलिड है, ठीक है।
अगर ऐसा सिचुएशन होती है जिसके अंदर इस किस्म का डिनाइल आता है, then how we are going to resolve that one, verify that the referring provider's information is accurate and complete, correct any errors and resubmit the claim. सिंपली यही है कि हाँ भी अगर कोई मिसिंग है तो उसको ऐड कर दें, इनकम्प्लीट है तो उसको कंप्लीट कर दें, इनवैलिड है तो उसको करेक्ट करके रेफरिंग प्रोवाइडर का जो आइडेंटिफायर है आप लोगों को दोबारा क्लेम सेंड करना पड़ेगा। इससे यह है कि आप लोगों का क्लेम ईजिली प्रोसेस हो जाएगा। ओके, डिनाइल कोड 450, मेडिकेयर पेशेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस सर्विस। 450 क्लेम मेडिकेयर का है और उसके अंदर बताया गया कि हाँ पेशेंट जो है फॉर इस सर्विस के लिए वो एलिजिबल नहीं था। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होगा? चेक द पेशेंट्स मेडिकल एलिजिबिलिटी फॉर द स्पेसिफिक सर्विस। ठीक है, वो जो स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड की गई है उस पेशेंट की एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी, हाँ भी ये मेडिकेयर के जो भी बेनिफिट्स इसको मिले थे उसके अंदर ये सर्विस आती है कि नहीं आती। इफ़ द पेशेंट इज एलिजिबल, वेरीफाई दैट सर्विस इज कवर्ड अंडर मेडिकेयर। ठीक है, तो अगर उसके अंदर वो आ जाता है फिर यह है कि आप लोगों का क्लेम इजली प्रोसेस हो जाएगा। करेक्ट एनी डिस्क्रिपेंसीज एंड रीसबमिट द क्लेम। अगर उसकी सर्विसेज के अंदर आता है कि हमें इस पेशेंट को ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती थी, देन यू कैन जस्ट चेक द अदर इंफॉर्मेशन वाइल सबमिट द क्लेम्स। ठीक है, उसको चेक करें, अगर कोई एरर है तो उसको फिक्स करें एंड देन जस्ट सबमिट द क्लेम। ठीक है, इस तरीके से यह है कि ये एरर भी आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, यह है कि रिजोल्व हो जाएगा। Okay, so the next is denial code 22, Medicaid covered days exhausted. Means Medicaid के जो covered days थे, means जिन days के अंदर उस claim को send करना था वो exhausted, वो खत्म हो चुके हैं। Solution क्या है अगर इस तरह की situation create होती है? Verify the patient's Medicaid eligibility. पेशेंट्स की जो मेडिकेड की एलिजिबिलिटी है वो चेक की जाती है एंड रिमेनिंग कवर डेज के हमें कितने दिनों के अंदर वो क्लेम जो है वो सेंड किया जा सकता था या उसके कितने दिन रहते हैं जिसके अंदर वो पेशेंट एलिजिबल रहा या है। ठीक है, इफ़ नेसेसरी अगर ज़रूरत पड़े डिस्कस अल्टरनेटिव फंडिंग ऑप्शंस विद द पेशेंट। तो यह है कि अगर इस तरीके से कोई हो ये सिचुएशन हो कि हाँ भी जो मेडिकेड कवर्ड एग्जॉस्ट जो डेज थे वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, देन यू कैन जस्ट कॉन्टेक्ट द पेशेंट एंड you guys can have different kind of options that कि हाँ भी इस अब पेमेंट का क्या करना है, how we are going to adjust this claim या how we are going to get the payments for the services which you have been एब्जॉर्ब और गेट। ठीक है, मीन्स कोई भी आप लोगों ने जो सर्विसेज ली हैं किसी डॉक्टर या प्रोवाइडर से, तो इसको अब यह है कि इनकी पेमेंट्स को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे। Okay, so the next code is 971, patient is not eligible for benefits for this date of service। कि हाँ भी जिस डेट ऑफ सर्विस के ऊपर वो सर्विस प्रोवाइड की गई है, ठीक है, जिस दिन उस पेशेंट को कोई भी सर्विस प्रोवाइड की गई है उस दिन वो पेशेंट इन एलिजिबल है, एलिजिबल उस इंश्योरेंस के साथ नहीं था। तो इस सिचुएशन में इस डिनाइल को कैसे रिजोल्व किया जाता है? कंफर्म द पेशेंट्स एलिजिबिलिटी फॉर द डेट ऑफ सर्विस। उस डेट ऑफ सर्विस के ऊपर पेशेंट की एलिजिबिलिटी ली जाती है। इफ एलिजिबल रिव्यू द क्लेम फॉर एरर्स एंड रीसबमिट विद एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। तो उस एरर को देखा जाता है कि हाँ भी और इसके साथ इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर वो पेशेंट एलिजिबल होता है तो क्लेम को दोबारा रिव्यू कर लें कि हाँ भी आया कि उसके अंदर कोई और गलती हो सकती है, उसको रिव्यू कर लें, उसके बाद उसको यह दोबारा सेंड कर दें इंश्योरेंस को। ठीक है, इफ़ नॉट, अगर वो पेशेंट एलिजिबल नहीं है, इन्फॉर्म द पेशेंट और एक्सप्लोर अदर पेमेंट ऑप्शंस। तो फिर ये है कि फिर वही बात है कि हाँ भी आप लोगों को पेशेंट से कंफर्म करना पड़ेगा कि आया कि आप लोगों ने जो सर्विस ली है किसी भी डॉक्टर से या प्रोवाइडर से, उस दिन आप जो आपकी जो डेट ऑफ सर्विस है उस डेट ऑफ सर्विस के ऊपर आप इस इंश्योरेंस के साथ एलिजिबल नहीं है, देन हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दिस वन। फिर यह है कि डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, उसके अंदर डिफरेंट तरीकों से फिर इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाता है। ओके Okay, so these were the denial codes and their solutions. I hope you guys have learned a little bit from this lecture. So if there is any discrepancy, if there is any question, confusion, then you guys can contact me on my WhatsApp number. It's 0300 and you guys can also send me an email on my provided email on YouTube channel. So stay tuned and subscribe my channel if you guys haven't subscribed my channel, and also hit the bell icon to get the new videos on this channel. Inshallah, we'll meet in the next lecture. So till then, take care of yourself and of your family. Stay safe. Allah Hafiz.